और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 जो है रिगार्डिंग फंडामेंटल ऑफ एचआरएम। एचआरएम जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रहा है भाई सबसे ज्यादा चूज किए जाने वाला एक पेपर है, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा वेटेज की अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई है तो एचआरएम है, क्योंकि एचआरएम आप बैंकर्स का पसंदीदा सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि इसमें जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो वो आपकी डेली जो बैंकिंग एक्टिविटीज है उससे कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड होती है। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो भाई सबसे ज्यादा पासिंग स्कोर भी एचआरएम का हो रहा है। तो सीएचआरएम के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मॉड्यूल ए है, चैप्टर वन हम डिस्कस करेंगे जो कि है फंडामेंटल ऑफ एचआरएम। क्या होता है फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ मैं आपको सिलेक्ट कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जितना ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये चैप्टर कवर अप होता चला। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की। सबसे पहले बात करेंगे एचआरएम, यानी जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो होता क्या है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को तो एक तरीके का ये अप्रोच है, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जिसके जरिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं उनकी मदद की जाती है कि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। भाई ह्यूमन का मैनेजमेंट हो रहा है, अगर मैं बात करूं ह्यूमन मैनेजमेंट की ही बात करता है एचआर। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग काम करें। आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 या 100+ या फिर मैं कहता हूँ 20+ लोग भी काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनका ओपिनियन डिफरेंट होगा, उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिफरेंट होगा, है ना, उनका किसी पर्टिकुलर टास्क के रिगार्डिंग जो अप्रोच होगा वो डिफरेंट होगा। तो अगर हर कोई अपने अपने अप्रोच से चलने लगा तो क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाएगा? बताइए मुझे। क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हर एम्प्लॉय अपने अपने अकॉर्डिंग चलने लगेगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल हो पाए तो अपना गोल अचीव करे? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। हाई डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, मिडिल डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, लोअर लेवल पे जो है वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो हर किसी का क्या है वो अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हो जाएगा ना। तो ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है उसे कैसे फुलफिल किया जाएगा? वो तो फिर बहुत दूर की बात हो जाएगी ना, क्योंकि सब अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो इन्हीं सबको मैनेज किया जाता है एचआरएम, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यही करता है। यानी जितने भी लोग किसी कंपनी में, किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ये उन सबको मैनेज करने का काम करता है। यानी वो इसे एक ऐसे लेवल पे सारे एम्प्लॉयज को लेकर के आता है जिससे उनका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के इंटरेस्ट से पूरी तरीके से मैच करो, किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन अराइज ना हो। यानी सब लोग, चाहे कंपनी के बात की जाए या फिर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, दोनों एक ही लेवल में काम करें। यानी जो कि मेजर गोल है कि ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव कर, यानी एक ही गोल में के रिगार्डिंग दोनों, चाहे एम्प्लॉय की बात की जाए, एम्प्लॉय ग्रुप की बात की जाए या फिर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों एक ही क्या करें, एक ही फॉर्म में आगे चल करके काम करें। यही मैनेज किया जाता है एचआरएम जरिए, यही काम करता है एचआरएम। यानी अगर मैं एचआरएम की बात करूं तो इसमें बड़े पैमाने पर कई सारी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है, जैसे इसमें रिक्रूटिंग आती है। भाई अगर एम्प्लॉय की जरूरत है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन फर्म है, ठीक है, फर्म में प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत हो रखी है, तो ये कैसे हो पाएगा, कैसे एम्प्लॉयमेंट हो, कैसे एम्प्लॉय किया जाएगा? इसी रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम के जरिए भाई रिक्रूटिंग होती इन्वॉल्व है, उन्हें हायर किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि वो उनकी स्किल डेवलप हो सके किसी पर्टिकुलर टास्क रिगार्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन उनको देने वाली है, असाइन करने वाली है। कंपनसेट किया जाता है, साथ साथ डेवलपिंग स्टाफ भी किया जाता है। तो इस तरीके से एचआरएम क्या करता है भाई, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का काम किसके जरिए किया जाता है? मैनेज करने का काम एचआरएम के जरिए ही किया जाता है। यानी ये इस तरीके से लोगों को मैनेज करता है जो कि एक वैल्यूएबल फॉर्म में मैनेज करता है। यानी एचआरएम के तहत जो वर्क फोर्सेस को ह्यूमन कैपिटल ट्रीट किया जाता है, और कहा जाता है कि अगर कोई भी कंपनी अपने ह्यूमन कैपिटल को बेहतर तरीके से ट्रीट करती है तो उस कंपनी को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एचआरएम का कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई नए एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट बेशक होना चाहिए, लेकिन कंपनी को इस तरीके से अपने ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करना चाहिए कि जो ओल्ड एम्प्लॉय उन्हें भी रिटेन करके रखा जा सके, क्योंकि वो ऑलरेडी स्किल्ड है, उन्हें पता है कंपनी का टास्क जो भी दिया जाएगा किस तरीके से उसे अचीव करना है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल कैसे मैनेज होगा? एचआरएम के जरिए ही ह्यूमन कैपिटल मैनेज होता है। यानी एचआरएम का जो एम है कि भाई एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बेहतर हो, मैक्सिमाइज किया जाए। अगर कोई 80% पे काम कर रहा है तो 100% अपना प्रोडक्टिविटी दे, ठीक है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहे, अलाइन किया जाए एचआर प्रैक्टिस का, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव उसके साथ सारी प्रैक्टिस को इन्वॉल्व किया जाए, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जहां पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो, जहां पे सभी लोग एक साथ मिलकर एज अ टीम काम करें, इंडिविजुअल परफॉर्म करने के बजाय एज अ टीम काम करें,
और जब भी किसी कंपनी में इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करना एज अ टीम काम किया जाता है तो नो डाउट उस कंपनी को प्रॉफिट और सक्सेस दोनों ही देखने को मिलती है। और ये सब कुछ प्रोसेस मेंटेन किया जाता है HRM के जरिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देख सकते हैं आप कितना ज्यादा पावरफुल हो रखा है ये, ठीक है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है। अगर पासिंग परसेंटेज आप देखोगे तो कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पासिंग परसेंटेज भी आपका HRM है, और लोग वाइडली चूज भी करते हैं HRM, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कोर एलिमेंट ऑफ HRM, यानी HRM में क्या क्या मेजर एलिमेंट है। तो सबसे पहले पीपल मैनेजमेंट, बिहेवियरल डायनामिक्स और यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन, ये मेजर कोर एलिमेंट हो रखे हैं। कौन कौन से कोर में भाई? सबसे पहले पीपल, यानी लोगों की बात हो रही है। HRM में ह्यूमन मैनेजमेंट की बात हो रही है, लोगों को मैनेज करने की बात हो रही है। एम्प्लॉय जो किसी कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको मैनेज करने की बात हो रही है। मैनेजमेंट कोर एलिमेंट है भाई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फुल फॉर्म ही हो रखा है। बिहेवियर डायनेमिक्स, और किस तरीके से यूनिफॉर्म एप्लीकेशन लेकर के आने की भाई, चाहे लोअर लेवल का पर्सन हो, मिडिल लेवल का पर्सन हो या फिर अपर लेवल का पर्सन क्यों ना हो, सबके रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन है, जो बिहेवियर, जो वर्क एनवायरमेंट है, सबके अकॉर्डिंग सिमिलर होना चाहिए। यानी एक हेल्दी वर्क एनवायरमेंट मेंटेन करने की बात करता है HRM, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो रखे हैं HRM में, क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है। देखिए 4 मेजर ऑब्जेक्टिव हो रखे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले आपका सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है आपका फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, थर्ड है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, लास्ट है आपका पर्सनल। यानी ये 4 टाइप्स ऑफ क्या है, HRM के 4 टाइप्स ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव हो रखे हैं जिससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चैप्टर 1 गाइस इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बेसिक है और बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है HRM का, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की। सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए सोसाइटल ऑब्जेक्टिव का मतलब कि भाई आप एथिकली परफॉर्म कर रहे हैं। एथिकली का मतलब कि आप एथिकली और सोशली रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। जो भी नीड है, यानी जो भी सोसाइटी के जो नीड है या जो भी चैलेंजेस सोसाइटी फेस कर रही है उसके रिगार्डिंग आप सोशली या फिर कह सकते हैं नैतिक तौर पे आप उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिनिमाइज करना चाहिए भाई, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रखी है कि भाई जो निगेटिव इम्पैक्ट हो रखा है डिमांड का ऑर्गेनाइजेशन, उसको रिड्यूस करना। जो भी चैलेंजेस सोसाइटीज के हो रखे हैं जिसकी वजह से डिमांड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है ऑर्गेनाइजेशन के, उसको मिनिमाइज करना, ये सोसाइटल ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि लीगल कंप्लायंस करना, यूनियन मैनेजमेंट करना, बेनिफिट्स है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अगर बात तो रिकॉग्नाइज करना कि भाई HRM का रोल क्या है, कि ताकि उससे HRM का जो रोल है उसको रिकॉग्नाइज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जाए। भाई HRM का क्या रोल होता है? अगर रिक्रूटमेंट की जरूरत है, कंपनी को एम्प्लॉय की जरूरत है, उसकी रिक्रूटमेंट करना, उनको हायर करना, ट्रेनिंग करना, उनको स्किल प्रोवाइड करना, उनको टास्क असाइन करना, उस तरीके से मॉनिटर करना कि भाई जो अपना टास्क हो अपना 100% प्रोडक्टिविटी दे और अपना बेस्ट दे सके। तो ये सब कुछ क्या होता है? ये सब कुछ मेंटेन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के तहत। भाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो HRM का जो रोल है, HRM को कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस तरीके से मैनेज करना, इस तरीके से कह सकते हैं कंपनी में इन्वॉल्व करना कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है कि प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, जो भी गोल है, या फिर कोई नई कंपनी है तो मार्केट में एग्जिस्ट करना, स्टैंड करना, वो अलग अलग पर्टिकुलर कंपनी की अलग अलग एंटिटी की जो ऑब्जेक्टिव्स हो रखे हैं उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना। थर्ड है आपका फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव का मतलब भाई डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंटल लेवल पे जो कॉपरेशन है उसको मेंटेन करना ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है वो बेहतर तरीके से फुलफिल हो। जैसे मैंने अभी आपको प्रोडक्शन मैनेजर का एग्जांपल दिया, भाई प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत हो रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन हेड की जरूरत हो रही है, तो ऐसे में क्या करेगा भाई HRM के जरिए क्या किया जाएगा भाई, इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट की जाएगी कि प्रोडक्शन रिक्रूटमेंट निकाले जाएगी, प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत हो रखी है, और फिर जिस पर्सन को हायर किया जाएगा स्किल्ड नॉलेजेबल पर्सन को एज पर दी पोस्ट हायर किया जाएगा, रिक्रूटमेंट की जाएगी, सिलेक्शन किया जाएगा, यानी नंबर ऑफ एप्लीकेशन में से जो डिजायर्ड जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर उसे ही अपॉइंट किया जाएगा, और फिर उसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, एसेंशियल जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये सब कुछ आता है आपका किसमें? ये सब कुछ आपका आता है ऑपरेशनल फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब कि भाई एम्प्लॉयज को असिस्ट करना,
ताकि वो अपना पर्सनल गोल अचीव कर सके। जैसे कि भाई एटलीस्ट इन सोफर जो है गोल इनहेंस कर सके, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे टीआरडी प्लेसमेंट है, कंपनसेशन है, असेसमेंट है। यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव को आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि भाई एम्प्लॉय को इतना मोटिवेट करना कि वो एम्प्लॉय को इस तरीके से मोटिवेट करना, इस तरीके से वर्क एनवायरमेंट मेंटेन करना कि जो एम्प्लॉय है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, ताकि वो अपनी 100% प्रोडक्टिविटी दे सके। 100% यानी अगर कोई एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड होकर के काम करेगा तो नो डाउट अपना 100% काम करेगा, रेदर देन अगर उसे फोर्स किया जाएगा बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू गिव दियर 100%। ठीक है, तो ये सब कुछ मेंटेन करना आप एचआरएम के जरिए ही किया जाता है, जो कि कवर अप होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव के तहत। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैनेजरल फंक्शन ऑफ एचआरएम। ठीक है, क्या क्या मैनेजरल फंक्शन है, आई होप आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बात करो अगर मैनेजरल फंक्शन ऑफ एचआरएम की, तो इसके दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला होता है आपका मैनेजरल फंक्शन, दूसरा होता है आपका ऑपरेटिव फंक्शन। यानी एचआरएम के फंक्शन को भाई दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से दो पार्ट है? मैनेजरल फंक्शन, यानी जब आपने एबीएफएम पढ़ा था, जो एबीएफएम जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, मैनेजरल फंक्शन के बारे में पढ़ा रखा है मैंने कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्शन क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बहुत डिटेल में एबीएफएम पढ़ा रखा। और इसीलिए मैंने आपको कहती भी कि आपका समझ लीजिए अगर आप एबीएम और एबीएफएम जैसे सब्जेक्ट पढ़े तो आपका ऑलमोस्ट 50% सिलेबस एचआरएम के रिगार्डिंग कवर हो जाता है। तो मैनेजरल फंक्शन क्या है भाई? कोई भी कंपनी चाहती है अपनी सेल को डबल करना। ठीक है, कोई कंपनी चाहती है कि उसकी सेल क्या हो जाए, उसकी सेल 2x हो जाए, डबल हो जाए, तो ऐसे केस में क्या करेगी वो? भाई वो प्लानिंग करेगी, वो इस तरीके से अप्रोच लेकर के आएगी कि भाई उसका सेल डबल हो जाए। फिर वो देखेगी उसके पास क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल है, क्या क्या उसके पास स्टाफ अवेलेबल, उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू करेगी जो भी रिसोर्स। फिर वो देखेगी भाई उस टास्क को पूरा करने के लिए उसकी क्या प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट हो रखी, सॉरी क्या प्रॉपर वर्कफोर्स हो रखा है उस पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करने के रिगार्डिंग या फिर स्टाफिंग में। फिर वो उन्हें डायरेक्शन देने काम में किस तरीके से क्या करना है उस टीम को, यानी लीडरशिप प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो टीम अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सके। साथ ही साथ उनके टास्क को टाइम टू टाइम उनके सुपीरियर अथॉरिटी के जरिए, सुपरवाइजर के जरिए मॉनिटर भी किया जाए। तो ये सब कुछ कंसीडर किया जाता है, क्या यही सब कुछ कंसीडर किया जाता है आपका मैनेजरियल फंक्शन में। ऑपरेटिव फंक्शन में बात कीजिए तो ऑपरेटिव फंक्शन में आपका प्रिप्रूवमेंट आता है, डेवलपमेंट की बात की जाती है। भाई कंपनसेट अगर किसी को पे करना है एम्प्लॉय को तो ये बात आती है, मेंटेनेंस करवाना है या फिर मोटिवेट करना, इंटीग्रेशन है, ये सब कुछ आपका ऑपरेटिव फंक्शन में आता है। ऑपरेटिव फंक्शन गाइस आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉय पॉलिसी की। क्या होती है एम्प्लॉय पॉलिसी? तो देखिए एम्प्लॉय पॉलिसी, एम्प्लॉय किस तरीके से काम करेगा, भाई प्रोसीजर क्या होगा एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, गाइडलाइन क्या होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, प्लान क्या है, रेगुलेशंस क्या है, लॉ क्या मेंटेन है, ये सब कुछ मेंशन होता है एम्प्लॉय पॉलिसीज में। यानी कंपनी कह सकते हैं जो पॉलिसीज बनाती है एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, उसे आप एम्प्लॉय पॉलिसी कंसीडर कर सकते हैं। यानी एक ऐसा प्लान जिससे एक ऐसी पॉलिसी जो कि प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बताए कि भाई एम्प्लॉय पॉलिसी क्या है, भाई मैनेजमेंट का विजन क्या है, मैनेजमेंट क्या सोचता है, मैनेजमेंट किस तरीके से जो बेसिक नीड है एम्प्लॉय की उसको मैनेजमेंट किस तरीके से एड्रेस करेगा, किस तरीके से मैनेजमेंट उसे फुलफिल करेगा, ये मेंशन होता है एम्प्लॉय पॉलिसी में। साथ ही साथ इस बात को भी इंश्योर मदद करता है कि भाई अगर किसी भी तरीके से कोई कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग क्या पर्सोनल के रिगार्डिंग कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट को भी क्या करता है, इंश्योर करता है, उसमें मदद करता है कि मिनिमाइज किया जा सके लाइन ऑफ एक्शन, ताकि अगर किसी भी तरीके का मान लीजिए मैनेजमेंट के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को कैसे हैंडल किया जाएगा वो भी इसमें मेंशन होता है। ठीक है, कोई भी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो गया या फिर डिपार्टमेंट लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे रेजोल्यूशन लाया जाए, कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को, इसमें के रिगार्डिंग भी एम्प्लॉय पॉलिसी में मेंशन है। यानी अगर इस पॉलिसी की बात की जाए तो बड़े पैमाने पे काफी सारी एक्टिविटी को कवर करती है। यानी इसमें इंक्लूड होता है कि किस तरीके से हेल्थ और सेफ्टी कैसे मेंटेन की जाएगी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन कैसे मेंटेन किया, भाई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं मेंटेन किया जाएगा, अटेंडेंस कैसे मेंटेन होगी, लीव कैसे मेंटेन होगी, कंपनी जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करे उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, कंसिस्टेंसी बेसिकली प्रमोट करने का ये पॉलिसीज काम करती हैं। लीगल कंपनियां भाई कंपनी की पॉलिसी को एम्प्लॉय फॉलो करें या फिर नहीं, इस बात को ये इंश्योर करती हैं। साथ ही साथ एक बेहतर वर्क एनवायरमेंट बना रहा है, एक रिस्पेक्टेड वर्क एनवायरमेंट बना रहा है कि हर चाहे कोई छोटा हो या फिर बड़ा, छोटे लेवल पे काम करता है बड़े लेवल पे, सबको उनको रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्ट का राइट गाइस हर किसी को होता है, सब हर किसी का सेल्फ एस्टीम है, हर किसी को रिस्पेक्ट का राइट है। और अगर देखा जाए तो मैंने आपको एबीएफएम में पढ़ाया भी था मोटिवेशन थ्योरी में, अगर किसी
पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट दी जाती है तो वो अपने 100% प्रोडक्टिविटी के साथ काम करता है। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में भी मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एम्प्लॉय पॉलिसी में मेंशन होता है। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, आपसे दिसंबर 24 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। एचआरए क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की बात की जाए तो ये एक ऐसी अकाउंटिंग है, यानी लोगों की अकाउंटिंग, यानी एज एन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यानी जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी जो लोग काम कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग जो अकाउंटिंग है, उसी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस के रिगार्डिंग उसे कंसीडर किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। यानी अगर एचआरए की बात की जाए तो उसमें मेजर किया जाता है कि जो भी कॉस्ट की जा रही है, यानी मान लीजिए किसी भी पर्सन को जॉब पे रखने के रिगार्डिंग जो भी कॉस्ट करी जा रही है, जैसे रिक्रूटमेंट में जितना खर्चा किया जा रहा है, उन्हें सेलेक्ट करने में कितना प्रोसेस लग रहा है उसके रिगार्डिंग क्या खर्चा है, हायरिंग के टाइम पे कितना खर्चा है, ट्रेन करने में कितना खर्चा लग रहा है, या फिर उन्हें एज ए ह्यूमन एसेट डेवलप करो। एज ए ह्यूमन एसेट मतलब ऐसे पर्सन जो कि टास्क के रिगार्डिंग स्किल्ड हो रखे, यानी जो भी कंपनी का टास्क है उस कंपनी के टास्क को फुलफिल करने के रिगार्डिंग पूरी तरह से स्किल्ड हो रखे हैं, टैलेंटेड हो रखे हैं, इसे ही कहा जाता है ह्यूमन एसेट। यानी इन सबको मेंटेन करने में कंपनी का क्या खर्चा लग रहा है ये कंसीडर किया जाता है एचआरए के जरिए। यानी ये मेजरमेंट है, क्वालिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इनपुट का, जैसे कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और कमिटमेंट की बात करता है। कई सारे वेरियस मॉडल भी इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर अर्निंग मतलब फ्यूचर में हम जो अर्न करें उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से एचआरए क्या करता है, एचआरए ऑर्गेनाइजेशन की यानी टॉप अथॉरिटी की मदद करता है कि वो बेहतर तरीके से डिसीजन अपना ले सके। साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल का क्या असर है, ह्यूमन कैपिटल की क्या जरूरत है, क्या नीड है, क्या क्या एडवांटेज ह्यूमन कैपिटल से मिल सकते हैं, ये भी उनकी परफॉर्मेंस क्या उसे भी वो समझ सके, और ओवरऑल जो हेल्थ है मॉनिटर कर वर्कफोर्स की उसको भी इम्प्रूव करने का काम कर। तो ये तो बात होगी एचआरए की। अब बात करते हैं कि एचआरएम प्रैक्टिस इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, कितने तरीके से एचआरएम प्रैक्टिस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की जाती है। तो देखिए एचआरएम प्रैक्टिस में चार्ट के जरिए इसलिए आपको मेंशन किया। एचआरएम प्रैक्टिस के रिगार्डिंग फीचर है, इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत डिटेल में आपको समझा रही हूँ और आप बहुत डिटेल में आप इसको समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए अगर जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो इसमें परसेंटेज और एम्प्लॉय हैं जो कि फॉर्मली डिफाइन करते हैं वर्कलोड को, जो कि बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, वहीं अगर रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस होता है ये फॉर्मल लेबर मार्केट पे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है इंस्टीट्यूशन से, हायर लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है मैनेजमेंट के बीच में, इंजीनियरिंग और सिमिलर प्रोफेशनल कैडर्स के बीच में। इसके अलावा अदर व्हीकल्स प्लेसमेंट एजेंसी है, इंटरनेट है, प्रिंट मीडिया है, इन सब के जरिए भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। कंपनसेशन की बात की जाए तो भाई सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस करता है, लाइफ टाइम आपने एम्प्लॉयमेंट अपना किया, आपने पब्लिक सेक्टर या फिर कंपनी को जो आपने सर्विसेज में प्रोवाइड की है, कई सारी फैसिलिटीज को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि हेल्थ केयर है, हाउसिंग है, स्कूलिंग है चिल्ड्रन के लिए, ये इन्वॉल्व है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में, पॉपुलैरिटी है जो ट्रेनिंग प्रोग्रामर्स की, और स्किल और वैल्यू डेवलप करने का काम करते हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी। परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो बहुत ही लो कवरेज ऑफ एम्प्लॉयज आते हैं अंडर फॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल और रिवार्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। प्रमोशन और रिवार्ड की अगर मैं बात करूं तो भाई मॉडरेटली वेरिएबल होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग लेवल पर प्रमोशन दी जाती है, अलग अलग रिवॉर्ड दी जाती है। सीनियरिटी सिस्टम स्टिल डोमिनेट करता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मेरिट बेसिस पे होता है, परफॉर्मेंस लिमिटेड होती है मोस्टली ग्लोबली ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज तक। करियर प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो लिमिटेड है स्कोप में, और सीनियरिटी बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, पब्लिक सेक्टर ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोग्रेशन भी करियर में प्रोवाइड करता है। वहीं एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस स्टाफ इसको कंसीडर करता है। क्रॉस फंक्शनल करियर पाथ भी बहुत अनकॉमन है। जेंडर इक्विटी की बात करूं तो प्रोएक्टिव कोर्ट रूलिंग है, आईएलओ गाइडलाइंस के रिगार्डिंग मेंटेन की गई, लेजिस्लेशन है, कई सारे प्रोविजंस लाए गए हैं। रिजर्वेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15% रिजर्वेशन फिक्स कर रखा है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन है, 7.5% रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब्स पर, 27% का मेंटेन कर रखा है गवर्नमेंट ने बैकवर्ड क्लास के लिए, और अलग अलग स्टेट में ये बिल्कुल अलग अलग हो रखा है। ठीक है, तो ये तो था एचआरएम प्रैक्टिसेस। अब बात कर लेते हैं मून लाइटिंग। मून लाइटिंग डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। मून लाइटिंग का मतलब क्या है, जैसे ये मिस्टर ए है, ठीक है, ये एक जगह काम ए लिमिटेड में काम कर रहा है, इसके अलावा ये पार्ट टाइम में जाकर के बी लिमिटेड में भी मिस्टर काम कर रहे हैं, यानी ऑलरेडी क्या कर रहे हैं भाई, एक जगह काम कर रहे हैं और उसके बाहर भी अपने एम्प्लॉयमेंट के बाहर जाकर के भी काम कर रहे हैं।
यानी क्या कर रहा है भाई, एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय का ग्रुप है, तो क्या कर रहा है वो एडिशनल जॉब भी कर रहा है आउट ऑफ देयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। यानी क्या कर रहा है भाई, जो रेगुलर जॉब करता है वो तो वो कर ही रहा है, उसके साथ वो बाहर भी पार्ट टाइम में कहीं काम कर रहा है, तो इसे ही कहा जाता है मून लाइटिंग। ठीक है, इसे ही मून लाइटिंग कंसीडर किया जाता है। यानी मून लाइटिंग का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मिस्टर ए एक जगह काम कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरी जगह भी काम कर रहे हैं, ताकि क्या है भाई, प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट से हट करके वो किसी दूसरी जगह काम कर रहे हैं जो कि नॉन वर्किंग आवर्स में अपने काम कर, जैसे वीकेंड्स में जाके काम कर रहे हैं या फिर इवनिंग्स में जाके काम कर। भाई जैसे मान लीजिए मिस्टर ए क्या है भाई 10 to 7 कहीं जॉब, 10 to 6 कहीं जॉब कर रहे हैं ना, 10 to 6 वो कहीं जॉब कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो कहीं उन्हें टाइम मिल रहा है तो कहीं एक्स्ट्रा भी जॉब कर लेते हैं ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चे, उनके एक्सपेंस जो है वो बियर हो जाए। तो पार्ट टाइम में जाकर वो 8 से 12 जाकर के भी किसी कंपनी में काम कर लेते हैं। तो क्या है, यही है मून लाइटिंग। यानी जो नॉन वर्किंग आवर्स है वो उसमें काम कर रहा है जो कि उनके प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट से पूरी तरीके से अलग होकर रखा है, यानी बिल्कुल अलग है उससे, तो उसके प्राइमरी जॉब का हिस्सा नहीं है। जो टर्म डिराइव है वो हिस्टोरिकल प्रैक्टिस से डिवाइड, यानी एडिशनल वर्क है एट नाइट में। मून लाइटिंग एक तरीका है एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का, यानी भाई इसके जरिए क्या है भाई, एक आप काम करो, दिन में आप कहीं और काम करो, रात में आप कहीं और काम करो, यानी एक्स्ट्रा इनकम के लिए मोस्टली क्या था, मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट प्रेफर किया गया है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी को भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है। भाई मिस्टर ए अगर 10 to 6 ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, सारा दिन वो काम कर रहे हैं, ऑलरेडी उन पर वर्कलोड हो रखा है, फिर वो 8 से लेकर के 12 जाकर के जॉब कर, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी रिड्यूस करेगा। फिर दूसरे दिन उनको अगेन काम पे आना है, काम पे आने के लिए उनको घर से ऑफिस तक का ट्रैवल 1 घंटा हो रखा है या 1.5 घंटा है, 2 घंटा, तो 2 घंटे तो उनको ट्रैवल करने में, तो कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज करता है प्राइमरी एम्प्लॉयर से। मान लीजिए आपको दूसरी कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप सोचोगे यार ये जॉब तो सही नहीं है, यही नाइट शिफ्ट वाली मेरी जॉब ज्यादा सही है ना। तो टर्मिनेशन भी कभी कभी हो जाता है अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अलाउ नहीं किया गया। तो कई कई कंपनीज ऐसे होता है जो क्लियरली उन्होंने मून लाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियरली प्रोहिबिट कर रखा है, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रहा है कि आप अगर उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप किसी और कंपनी में जाकर के काम नहीं कर सकते, सेम काम तो छोड़िए दूसरा काम भी आप नहीं कर सकते। उन्होंने क्लियरली मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट प्रोहिबिट कर रखा है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। तो अगर ऐसे केस में आप जात कर रहे हैं भाई, तो जाहिर सी बात है जहां आप नौकरी कर रहे हैं वो तो जाएगी ही जाएगी, और दूसरी नौकरी पे भी आप फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रोल ऑफ एचआरडी प्रोफेशनल। ठीक है, एचआरडी प्रोफेशनल का मेजर रोल क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एचआर अप्रोच की अगर बात कीजिए तो इसमें कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कई सारी इसमें भाई प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो एचआर है उसको प्लानिंग करनी है। इसके बाद प्लानिंग करेगा तभी तो पता चलेगा स्टाफिंग कितने लोगों के कितने वर्क फोर्स की उसको जरूरत हो रखी है। फिर वो एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय को उसने जिन भी लोगों को उन्होंने काम पे रखा है, जो एम्प्लॉय क्या उनका वो डेवलपमेंट करे, उनकी स्किल डेवलप करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेंगे, यानी उन्हें मोटिवेट करेंगे अपना 100% परफॉर्मेंस दे सके। जो बेहतर काम करेगा उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर जो बेहतर काम नहीं करेगा टर्मिनेशन जैसी चीजें ही फेस करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मेंटेन करते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ और डिसिप्लिन, यानी ये क्या करते हैं भाई, एम्प्लॉय को मैनेज करने काम करते हैं, यानी वर्क लाइफ में डिसिप्लिन मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये एचआरडी प्रोफेशनल ह्यूमन एचआर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि इंक्लूड होती है, एग्जाम पॉइंट से आपका ये इंपॉर्टेंट हो रखा है। चलिए अब बात करते हैं क्वालिटी एंड ट्रेड फॉर सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कह सकते हैं कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी से आपके मिलता जुलता है। ठीक है, कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए भाई, सबसे पहले तो लीडरशिप ट्रेट हो, जैसे मैंने कहा था आपसे भाई लीडरशिप क्वालिटी से मिलना चाहिए। एचआर क्या कर रहा है भाई, कंपनी के में जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये काम कर रहे हैं लोग, काफी सारे लोग ऑप्शन में काम कर रहे हैं, उन सबको मैनेज करने का काम किसे ही करना है। तो जाहिर सी बात है लीडरशिप ट्रेट होती है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज ना हो एम्प्लॉयज के बीच में। हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, किसी भी तरीके से किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को लेकर बायस नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि वो मिस्टर राम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, मिस्टर राम को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, वही मिस्टर समय को वो ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे, यानी वो कितना भी बेहतर काम करे लेकिन स्टिल उनके लिए वो पूरी तरीके से क्या है, मिस्टर रमेश को लेकर वो बायस्ड हो रखा है, और दूसरा कोई पर्सन अगर बेहतर काम कर रहा है स्टिल उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो पूरी तरीके से भाई अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सके। भाई ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाए कोई एचआर, तो वो कैसे मोटिवेट करेगा, लीडरशिप क्वालिटी तो आएगी ही नहीं, है ना।
ताकि वो क्या कर सके, बेहतर तरीके से ह्यूमन रिलेशन मेंटेन कर सके। इसके अलावा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए ताकि वो बेहतर ग्रोथ प्रोवाइड कर सके, कंपनी की ग्रोथ हो सके, लोगों की ग्रोथ हो सके, उन्हें इंकरेज कर सके, वो बेहतर तरीके से अपना 100% दे ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे और उन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे कि वो सेल्फ मोटिवेट हो सके अपना 100% देने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एनामिटी का पैशन होना चाहिए फॉर एनामिटी, और साथ ही साथ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और नॉलेज होना चाहिए, यानी किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल्स आते हैं, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स आती है तो उसको डील करने के लिए उससे बिल्कुल रेडी रहे। ठीक है, इस लेवल की उनकी स्किल्ड होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ एथिक्स इन एचआरएम। एचआरएम फंक्शन में एथिकल बिहेवियर की क्या क्या जरूरत है। भाई देखिए, एथिक्स अगर एचआरएम में इन्वॉल्व तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन है, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, ट्रस्ट बना रहता है। ये मान रख के भाई अगर कोई भी कंपनी एथिक्स को फॉलो करे तो इसका मतलब वो क्या, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस को फॉलो करे, किसी तरह की कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज नहीं कर रही है और साथ साथ अपने एम्प्लॉय पे भी बेहतर ध्यान दे रही है। इसीलिए बहुत जरूरी हो रखा है एथिक्स इन एचआर। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय क्या होता है भाई, लॉयल्टी शो करती है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। साथ ही साथ जब मैनेजमेंट अडॉप्ट करता है फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट, यानी हर एम्प्लॉय के रिगार्डिंग अगर किसी भी तरीके से वो बायस नहीं होता, अगर एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करता है तो सारे एम्प्लॉयमेंट को वो एक नजर से देखता है और जो बेहतर काम कर रहा है उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है और अचीवमेंट भी उसे कई सारी मिलती है। इस तरीके से एचआर पॉलिसी और प्रोसीजर में। ठीक है, बिजनेस एथिक्स की अगर बात हो, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो रखा है, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। बैलेंस मेंटेन करता है, जो स्टेक होल्डर हैं उनके बीच में बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है, उनके इंटरेस्ट को मेंटेन करता है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, सर्व करते हैं जो इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर का, वो अकेले ही। ठीक है, तो ये तो थे एथिक्स की जरूरत। अब बात करते हैं कौन कौन से एथिकल इश्यूज फेस किए जाते हैं एचआरएम फंक्शन में। सबसे पहला होता है कंपनसेशन इशू। भाई किसी को कंपनसेशन जरूरत है, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, ये इश्यूज फेस किया गया। इंसेंटिव के रिगार्डिंग प्लान्स नहीं हो रखे हैं, परचेजेस के रिगार्डिंग नहीं है, डिफॉर्मेंस अप्रेजल का कॉन्सेप्ट नहीं है, रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के रिगार्डिंग कई सारे इश्यूज है, कॉन्फिडेंशियली और प्राइवेसी का, ये सारे क्या है, ये सारे इश्यूज हैं जो आपको एचआरएम फंक्शन में एथिक्स के रिगार्डिंग एथिकल इश्यूज है जो आपको देखे जाते हैं। एग्जाम में आपसे एथिकल इश्यूज पूछ भी लेता है, कितने आपको एग्जाम में दे देगा, ये सारे ऑप्शन पूछता है कि कौन कौन सा एथिकल इशू का हिस्सा नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए तो अब एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। एचआरएम का कौन सा ऑब्जेक्टिव, तो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने जाना, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव भी देखा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है इसमें मोटिवेशन की बात है, लेकिन फाइनेंशियल जैसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल। सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल की क्वालिटीज मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई है। यहाँ आपको क्या बता रहे हैं, कौन सी क्वालिटी नहीं हो रखी है। प्रोसेस करे गुड लीडरशिप ट्रेट, भाई बेशक होना चाहिए। हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए फ्रॉम बायस, बायस नहीं होना चाहिए। एबिलिटी होना चाहिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी और मेंटेन कर सके ह्यूमन रिलेशनशिप। पैशन होना चाहिए ऑटोनॉमी के लिए, और पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि वो फोकस कर सके एम्प्लॉय ग्रोथ एंड मोटिवेशन। भाई हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, फ्रॉम अनबायस्ड होना चाहिए, वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। राइट आंसर है आपका यहाँ पे डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग किसके साथ डील करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है मेजर करता है, क्वांटिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टमेंट को इन पीपल, मेजर करता है फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ फिजिकल एसेट ऑफ एम्प्लॉय, या फिर डेप्रिसिएशन की बात करता है ह्यूमन स्किल ओवर टाइम, या फिर टैकिंग या पेरोल करता है सैलरी एक्सपेंस ओनली। भाई जब भी कभी बात होती है एचआरए की तो ये मेजर करता है, क्वालिफाइंग क्वांटिफाइंग करता है ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टमेंट की फुटफुल के रिगार्डिंग। राइट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरूरत क्या हो रखी है एचआरएम, बाय इज एथिक्स कंसीडर्ड नेसेसरी इन एचआरएम। एचआरएम में एथिक्स की क्या जरूरत हो रखी है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भाई स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करने की बात की, जो भी रूल्स बने जो भी लॉ बने उन्हें फॉलो करना चाहिए, इसलिए एथिक्स जरूरी है। सेकंड कह रहा है प्रमोट करता है कि भाई सबको फेयर ट्रीटमेंट, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, लॉयल्टी इनहेंस करता है। थर्ड कह रहा है ट्रेनिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है, या फिर लास्ट कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है कि सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करे। भाई एथिक्स का मतलब क्या है कि भाई एथिक्स इस बात के रिगार्डिंग कंपनी को या फिर फर्म को प्रमोट करता है, इंकरेज करता है सॉरी, कि वो ज्यादा सारे एम्प्लॉय को लेकर के इक्वल ट्रीटमेंट वो मेंटेन करे, यानी जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो, उनकी लॉयल्टी मेंटेन हो। तो राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पे बी। तो आज की क्लास में हमने चैप्टर
वन आपका एचआरएम का कंप्लीट किया है। आई होप आपको सेशन पसंद आया। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, चाहे एबीएफएम के रिगार्डिंग या फिर एचआरएम के रिगार्डिंग, तो आप क्लासेस के बाद टेलीग्राम चैनल के जरिए जुड़ करके भी मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।